इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो आप कमेंट में बता दीजिए एक बार कि सब ठीक है। कैसे हैं आप? मेरी आवाज? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला टॉपिक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ। तो वहां से हम चीजें शुरू करते हैं, देखते हैं। पहली चीज मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है जीवितेश कुमार राजपूत। मैंने पीएचडी और एमएससी पूरा कर लिया है फिजिक्स में, और सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, गेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पिछले 4 सालों से मैं यूजी और पीजी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स तो डिफरेंट पेपर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे 50 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लर्नर हैं और 1000 से ज्यादा टॉप एजुकेटर उनको पढ़ा रहे हैं। 1000 से ज्यादा टॉप एजुकेटर 2000 लाइव क्लासेस पर डे ले रहे हैं। इन लाइव क्लासेस से आप अपनी प्रैक्टिस और रिवाइज कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर और एप्लीकेशन स्टोर से। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं unacademy.com। जी, फिजिकल साइंस, सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस अगर आपका सपना है तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका सपना पूरा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2 कैटेगरी में है। पहला आप आयनिक में ले सकते हैं और दूसरा आप प्लस कैटेगरी। अगर आप प्लस कैटेगरी में जाते हैं तब आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर पोल होगा उसमें भाग ले सकते हैं। अब इन लाइव क्लासेस के अलावा लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होंगे और आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये जो लाइव क्लासेस होंगी इनमें स्ट्रक्चर कोर्स चलेंगे। ये नहीं कि कोई भी कहीं से भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टार्टिंग से एंड तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और वो सिलेबस इस तरीके से ओरिएंटेड होगा कि वो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेट कर सके, पीजी लेवल के जितने भी एग्जाम है उनसे रिलेट कर सके। और फोर्थ, अनलिमिटेड एक्सेस। आप जरूरी नहीं है लाइव क्लासेस आपकी रह जाती है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप आयनिक की तरफ जाते हैं तो आपको ये 4 एडिशन तो मिलते ही हैं, 4 फैसिलिटी। इसके अलावा एक आपको एडिशनल फैसिलिटी क्या मिलेगी, पर्सनल कोच मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप आयनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट, मैं आपका पर्सनल कोच हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और मैं वीकली उस चीजों को रिव्यू करूंगा। मीन्स आपको गाइड करूंगा बेसिकली। अगर मैं इसको पर्सनल कोच को गाइड बोलूं तो ये गाइड भी होगा। ठीक है, आप हो सकता है कि आप लाइव क्लासेस में हैं, आपके पास टाइम कम है, आप प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आप
क्या कर, जो अपने नोट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टडी मटेरियल देंगे। जितने भी हमारी क्लास के नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। इनके अलावा आपको प्रैक्टिस बुकलेट मिलेंगी, प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स मिलेंगी, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उनका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड नोट कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट चीजें होंगी। जैसे मैं, मेरा मानना ये है कि हमें कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा सोचना चाहिए, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी होगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग। अब यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, है ना। मैंने तो आपको एक अपना प्लेट बना के दे दिया कि आप इस तरीके से फॉलो कीजिए और ये करिए, लेकिन डाउट आ रहे हैं आपके, है ना। आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो तो कैसे करना है। आपको क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपके जो पर्सनलाइज डाउट होंगे वो क्लियर होंगे रेगुलर क्लासेस बेसिस पे। आपका जो भी मेंटर होंगे वो सब आप इसको क्लियर करेंगे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आप आयनिक की तरफ जाएंगे या प्लस की तरफ जाएंगे। अगर आप प्लस की तरफ, आयनिक की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एसेस, पर्सनल कोच, प्रिपेयर स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग टाइम के लिए एक मेंटर होगा, ठीक है। अब आप ये सब्सक्रिप्शन ले कैसे सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा या एप्लीकेशन पर जाना होगा और वहां पर अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस और आयनिक की बात मैं पहले कर ही चुका हूं। इसके अलावा आप किसी भी एक कैटेगरी में जाते हैं उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या है, वो जरूरतों के अनुसार है। अगर आपका 1 मंथ की जरूरत है तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 5 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं और 24 मंथ्स का, या ऐसे भी जैसे आपको जरूरत है उसी हिसाब से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप जितना ज्यादा टाइम का लेते हैं उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता चला जाता है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखें इस अमाउंट के, तो आप अगर ज्यादा टाइम का लेते हैं तब आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। वो आप जिस जो जरूरत मीन्स क्या है कि एक लड़का है जिसको 1 मंथ का कोर्स करना है तो वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कोई एमएससी का स्टूडेंट है, वो एमएससी की भी प्रैक्टिस चाहता है, बिकॉज यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल पूरा बताने वाले हैं। तो वो एमएससी की भी प्रैक्टिस चाहते हैं और देन उनकी तैयारी करते करते टेस्ट निकल जाए, तब वो 24 आवर्स 24 मंथ्स की तरफ जा सकते हैं। इसी में अगर आप आयनिक में जाते हैं तो आयनिक में आपके पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये कोर्स स्ट्रक्चर्ड लंबा कोर्स है, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा आपको, आपकी स्ट्रेटजी होगी। तो इसको हमने 6, 12 और 24 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ जा सकते हैं। अब हमें डिस्काउंट की फैसिलिटी है या नहीं। हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं JKR10, तब आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अमाउंट ये 20,000 था, देन यहाँ पर 18,000 हो गया। तो आपको केवल ये कोड यूज करने से 20,000 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे जाइए या फिर एप्लीकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब प्लेटफॉर्म और मेरे इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे आज के लेक्चर का। हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या कंटेंट ऑफ सेशन रहने वाला है आज का। तो क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो पहले से ही हमारा क्लियर होना चाहिए। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। तो मेरे आज इसके सेशन का मैं जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग द रेंज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जो कि हम फिजिकल साइंस पढ़ने वाले हैं उसकी रेंज क्या है ना, वो कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, जो हमारा फिजिक्स का एरिया है वो कितना है, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं आज के सेशन में। रेंज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, सिग्निफिकेंस एंड इंपोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके लिए हम कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा एडिफिस ऑफ फिजिक्स। एडिफिस ऑफ फिजिक्स में हम रेंज को जानेंगे कि जो फिजिक्स का भवन है वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। दूसरा, हम पीजी लेवल पर फिजिक्स में जो जो पेपर्स है, जो जो सब्जेक्ट्स है वो हम देखेंगे कि क्या है। फिर हम
क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ आएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। देन उसके बाद हम मोशन समझेंगे, बिकॉज हमारे जो न्यूटन्स लॉ है वो मोशन की तरफ है। मोशन क्या है, हमारी चारों तरफ क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। फिर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पर, देन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड लॉज पे आएंगे, सेकंड लॉ के बाद हम थर्ड लॉ पे आएंगे। तो होप आपको इसके बाद पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अनेबल होंगे। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जब अगर मेरा पूरा सेशन आप ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आप इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या होंगे हमारे? पहला होगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेंज ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स। ठीक, चलिए। तो पहली चीज एडिफिस ऑफ फिजिक्स, ये वर्ड क्या है थोड़ा सा आपको पता है इसका मीनिंग? इसके नाम की क्या होती है? वॉच भी आती है, लेकिन यहाँ पर हम भवन हिंदी में लिख लेते हैं ना, कि जो फिजिक्स है उसका जो भवन है वो किस तरीके का है, कितना बड़ा है, कितना एरिया को वो कवर कर रहा है। ठीक है, हमें ये समझना है। तो पहली चीज, जो हमारी फिजिक्स है वो कहाँ से कहाँ तक के एरिया को, कितनी चीजों को कवर करती है, कितनी स्टोरी समझाती है ना। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो यूनिवर्स से लेकर के हमारे एटम्स तक, न्यूक्लियस तक बेसिकली उसकी कहानी समझाती है। तो फिजिक्स का आप समझ सकते हैं कितना वास्ट एरिया है। अब यूनिवर्स, अब मैं पहले यूनिवर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमने पहले यूनिवर्स को जाना, देन हम एटम की तरफ आए, है ना, न्यूक्लियस की तरफ आए। तो जो फिजिक्स है वो यूनिवर्स से लेकर के एटम तक को कवर करती है। इसमें के बीच में जो जो चेंज आते हैं, जो जो स्टोरीज हैं, वो सब डिस्कस होती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि न्यूमेरिकली वैल्यूज में कितना हो सकता है ना, न्यूमेरिकली वैल्यूज में। अब किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? सबसे पहले हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग फंडामेंटल्स पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। तो फिजिक्स में ये विवेक सर, मुझे CSIR नेट की कुछ प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम लगेगा? आई मीन BSc फाइनल ईयर। आप BSc फाइनल ईयर में, वेरी गुड। तो हमारे पास ऑप्शन है ही विवेक, हम कह ही चुके हैं कि आप 12 मंथ्स का कोर्स लीजिए और आप उसकी प्रिपरेशन से अपना पूरा सिलेबस, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा MSc का, तब आप नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आप 24 मंथ्स का हमारे साथ पूरा कोर्स लेते हैं तो। ठीक है, तो आप MSc फाइनल के स्टूडेंट है बिकॉज, और आप बहुत अच्छा है कि आपका एम क्लियर है, आप पहले से ही इस डायरेक्शन में है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है। तो आप जब जैसे ही MSc में जाते हैं, आप MSc का सिलेबस लीजिए। आप MSc का सिलेबस अपनी MSc क्लासेस में फॉलो करेंगे ही, पैरेलली आप उसको अनअकैडमी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसके जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, वो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। देन आप समझ पाएंगे कि कितने आसानी से चीजें हो पाएंगी। तो मैं आप ये अपेक्षा करूंगा कि आप जब तक MSc क्वालिफाई करेंगे, तभी पैरेलली आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यही बात कर रहे थे एडिफिस ऑफ फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है वो यूनिवर्स से एटम्स तक की बात करता है। तो पहले मैं जो कह रहा था कि हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज समझनी पड़ेंगी, वो फंडामेंटल पैरामीटर समझने पड़ेंगे, वो हैं क्या, जिनसे समझा जा सकता है। आपको सबको पता है फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, लेकिन मैं आपको MSc पर क्यों पढ़ा रहा हूँ? होप सो कि आपको कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास है उनमें से, लेकिन मैं फंडामेंटल्स केवल 3 का ही जिक्र करने वाला हूँ, है ना। पहला मास, ये जो 10⁻31 है, क्या चीज है ये, कोई बता सकता है? हाँ, यहाँ पे पहली बात है फिजिक्स में क्वांटिटीज के साथ दूसरी चीज क्या होती है? यूनिट्स। तो यूनिट्स में मैं SI यूनिट सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, SI यूनिट
सिस्टम की मैं बात करूंगा। तो आप बताइए कि मास को हम 10⁻⁻31 से 10⁻55 की रेंज तक फिजिक्स में ऑब्जर्व है, कैलकुलेट नहीं, ऑब्जर्व है। क्या है मास 10⁻⁻31? आप बताइए। चलिए, आपको पता है कि -31 इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर का है, मींस ना ये ऑर्डर है, ये मतलब वो तो होता ही है 9.1 समथिंग, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास का ऑर्डर है 10⁻31 kg। ठीक है, और ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड मास ऑफ यूनिवर्स है। मींस इसमें क्या है, डार्क मैटर भी है, हमारे सन्स भी हैं, गैलेक्सीज भी हैं, तो ये सब चीजें हमने कैलकुलेट करें तो हम मान के चलते हैं कि जो 10⁻55 ऑर्डर का यूनिवर्स का मास होना चाहिए। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेंथ, दूरी। कितनी? दो। आपको सबको पता है कि क्या होता है लेंथ। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको पता ही होगी, बुक में आपकी दी हुई है कि पर्टिकुलरली इतने एलिमेंट को 1 मीटर यूनिट में हम समझाते हैं। लेकिन लेंथ को अगर हम समझे, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ। तो लेंथ का ऑर्डर क्या हो सकता है? 10⁻⁻18 टू 10⁻28, ये भी मीटर में ही है। तो ये क्या है, आप बताइए? 10⁻⁻18, 10⁻⁻18 वो मिनिमम लेंथ है जो हम हाई एनर्जी एक्सीलरेटर होते हैं उनकी प्रोब से मेजर कर सकते हैं, और उनमें फेमस है लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, LHC। इसको शॉर्ट में आप देखेंगे कहीं पर, आप ये भी पढ़ सकते हैं, LHC। ठीक, तो ये मिनिमम लेंथ है जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, 10⁻⁻18 मीटर। मैक्सिमम ऑब्वियसली यूनिवर्स की हम मान के चलें कि यूनिवर्स जो बड़ा है वो 10⁻28 मीटर ऑर्डर का है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितने बड़े वास्ट एरिया को कवर कर पाएंगे फिजिक्स में, या कितना रेंज है फिजिक्स। अब टाइम की बात करते हैं। तीन फंडामेंटल मीटर क्वांटिटीज में तीसरा है टाइम। 10⁻⁻23 क्या टाइम होता है ये? कोई बताएगा मुझे? 10⁻⁻23 जो टाइम है वो करेक्टरिस्टिक्स टाइम है न्यूक्लियर फोर्सेस का। ऑब्वियसली सेकंड में ही होगा। तो 10⁻⁻23 न्यूक्लियर फोर्स का करेक्टरिस्टिक्स टाइम है। और 10⁻27 इट इज एज ऑफ यूनिवर्स। आपको पढ़ा, ये 3.5 मिलियन लिखते हैं ना ईयर्स। तो 10⁻27 ये एरिया है फिजिक्स का। आप समझिए कि ऑर्डर को अगर हम इसको और नंबर में देखें कि यहां से लेके यहां तक अगर कितना ऑर्डर हो गया, 10⁻31 प्लस 55, बताइए? 10⁻86, 10⁻86 kg का मास की रेंज है। अगर हम यही बात लेंथ की रेंज में अगर हम करें तो 10⁻18 प्लस 28 कितना हो गया? 10⁻46 मीटर्स की रेंज है हमारे पास लेंथ की। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम पे तो हमारे पास रेंज और लेंथ से ज्यादा हो जाती है, 27, ये मीन्स 10⁻50। ये एस्टिमेटेड है सब, है ना। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो वास्ट एरिया की हैं, है ना, और उनके पास रेंज बहुत ज्यादा है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो फिजिक्स का भवन है, एडिफिस ऑफ फिजिक्स है, वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत रेंज है, और यहां से यहां तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उनमें से अभी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने स्मॉल है उनको मेजर करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। तो फिजिक्स में अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। एक और चीज फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है?
कांस्टेंट, है ना। फिजिकल वर्ड में या फिजिक्स में जितना रोल हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का है उतना ही पैरेलली रोल हमारे पास किस चीज का है, बताइए कमेंट में। इतना ही रोल हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट का है। तो फिजिकल कांस्टेंट को भी मैं फंडामेंटल कांस्टेंट की कैटेगरी में रखता हूं और बताता हूं कि उनमें से कुछ कांस्टेंट हैं जिनको हम फंडामेंटल कह सकते हैं। पहला कौन सा कांस्टेंट होगा, बताइए किसी को पता हो तो। पहला हमारा जो फंडामेंटल कांस्टेंट है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑब्वियसली इन वैक्यूम। लाइट में जो फोटोन है, जो उसकी जो लाइट है वो वैक्यूम में कितनी, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, फोटोन की स्पीड। तो वो हम मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला फंडामेंटल कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.7 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो आशा है आप देखिए कि हमारे पास पहला जो फंडामेंटल कांस्टेंट है वो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, दूसरा प्लैंक कांस्टेंट है, और तीसरा जो हमारे पास है वो है न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। 6.67 × 10⁻11 मीटर पर केजी सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीन हमारे पास फंडामेंटल कांस्टेंट हैं, और इनको मैं फंडामेंटल क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इन्हीं तीन को से जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मिल सकती है ना। और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल मींस जो बेसिक ब्लॉक्स है। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सन पहले से ही है, वहां से उसकी बात करता है। प्लैंक कांस्टेंट फोटोन एनर्जी का क्वांटा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो दो मास बॉडी है उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो ये फंडामेंटल कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो हमारे जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज की रेंज जानी, ऐसी हमें जो हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट है उनकी रेंज जाननी चाहिए। उनकी रेंज जानने के लिए हम देखते हैं कि क्या इनके अलावा भी और कांस्टेंट है, ऑब्वियसली है हमारे पास, है ना। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी किसके लिए है, एनर्जी और थर्मल एनर्जी का रिलेशन, टेम्परेचर और एनर्जी का रिलेशन। तो वो भी कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल की तरफ जाता है, लेकिन फंडामेंटल में हम इन तीन को ही कंसीडर करने वाले हैं। अब हम रेंज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रेंज, रेंज मीन्स जो सबसे छोटा फिजिकल कांस्टेंट है वो क्या वैल्यू रखता है, और जो सबसे बड़ा फिजिकल कांस्टेंट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा, ये तो सबको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट सबसे छोटा कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि -34 ऑर्डर की बात करता है। आप समझिए कि जब हम एच न्यू लिखते हैं तो वो कितनी एनर्जी होगी, बिकॉज एच तो पहले से ही -34 ऑर्डर का है ना। तो विजुअल लाइट में फिर इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो एच न्यू लिखने में कितना, यहाँ पर एच न्यू लिखा जाता है, लेकिन हमें समझना है कि वो वैल्यू कितनी छोटी है कितनी बड़ी है ना। तो 10⁻⁻30, और सबसे बड़ा अवोगाद्रो नंबर नंबर है बेसिकली, है ना। ये सबसे ज्यादा ही होता है जहां तक मुझे पता है, मे भी इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसमें अवोगाद्रो नंबर सबसे बड़ा कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्लस ऑर्डर का है। मोस्टली तो माइनस के ही ऑर्डर के होते हैं, लेकिन ये प्लस के ऑर्डर 23 है। तो हम देखेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट हमारा सबसे छोटा कांस्टेंट है न्यूमेरिकली वैल्यू के हिसाब से, और अवोगाद्रो नंबर सबसे बड़ा। अभी तक हम जो समझ पा रहे थे कि एडिफिस ऑफ फिजिक्स को हमने जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, मास स्केल, दूसरी चीज लेंथ, तीसरी टाइम, इन तीनों के पैरामीटर के बिहाफ पे बताया, और चौथी चीज हमने फंडामेंटल कांस्टेंट, तीन फंडामेंटल कांस्टेंट लिए, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट, एंड तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक। अब मेरे माइंड में एक सवाल है आपके लिए, मैं उसको छोड़ रहा हूं और वो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए,
बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं ना एडिफिस ऑफ फिजिक्स, हमें तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि बिकॉज हम लोग तो सब एग्जाम ओरिएंटेड है ना, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए कि 2016 में एक क्वेश्चन आया था डायमेंशन एनालिसिस के लिए, याद है किसी को? वो क्वेश्चन में यही तीन फंडामेंटल कांस्टेंट दिए हुए थे, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उनसे वो टाइम की डायमेंशन पूछ रहा था। तो मैं आपसे ही कहूंगा, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। होप सो कि आप नेक्स्ट सेशन में जब मेरे आएंगे तो आप इसका जवाब मुझे देंगे, या कमेंट में। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा अपने कमेंट में आपका इसका जवाब, क्योंकि ये आप कर लीजिएगा, टाइम लगेगा, अभी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। फाइंड द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट का टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास एम, लेंथ एंड टाइम। हमें क्या करना है कि सी, एच और जी, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनसे हमें मास की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन एंड लेंथ की डायमेंशन, ये तीन डायमेंशन मिल सके। और जब वो वैल्यू आ जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि वो है क्या चीज। उन्हीं को हम बोलते हैं प्लैंक मास। जो मास आने वाला है उसको हम बोलेंगे प्लैंक मास पी एम, और जो टाइम आने वाला है वो पी टी, प्लैंक टाइम, एंड इसी तरीके से प्लैंक लेंथ। आप जब ये वैल्यू निकालेंगे आपके पास न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट भी हैं सारे, फिर आप देखिएगा कि वो न्यूमेरिकल ऑर्डर कितना आ रहा है, और आप जब जान पाएंगे कि लेंथ में जो हम 10⁻−18 मेजर कर रहे हैं वो उससे भी कहीं कुछ कम आ सकता है। मास में देखेंगे कि मास में ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो किस चीज की रेंज है, कहीं पे मैक्रो या क्वांटम या क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई कनेक्शन तो नहीं है वहां पे। इसी तरीके से आप लेंथ देखें, तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगी कि हम फिजिक्स के जो फंडामेंटल कांस्टेंट हैं उनसे फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ एनालिसिस का यूज करेंगे। आपको सबको एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ। हमें सबको पता है स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर एल, और पर सेकंड टी माइनस। ऐसे यहाँ पर एनर्जी पर सेकंड, वो एनर्जी सेकंड और मास, तो इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और देन आप वो तीनों मास, मास, टाइम एंड लेंथ, ये तीनों चीजें आप मेजर करने की कोशिश करें। चलिए, तुम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका और वो यहीं से आया था, ऐसे ही कहीं से कॉम्बिनेशन नहीं ले लिया सी, एच और जी का। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे डायमेंशन पूछें, लेंथ की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, या मे बी इनसे एडिशनल की फंडामेंटल कांस्टेंट क्या क्या है ना। तो मुझे लगता है कि ये सेक्शन आप समझ गए होंगे। हमारा एडिफिस ऑफ फिजिक्स में हमने जो चीजें पढ़ी, हमने पहले तीन फंडामेंटल कांस्टेंट थे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी फिजिकल, उनके बारे में पढ़ा और रेंज जानी, और फिर हमने फंडामेंटल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और उनकी रेंज जानी। चलिए, फिर आपको मैं इस क्वेश्चन के साथ छोड़ देता हूँ। होप्सो कि आपको ये क्वेश्चन करना है और फिर मुझे जवाब बताना है। ठीक है, डन। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, फिजिक्स एट पीजी लेवल। तो क्योंकि हम सब पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, पीजी लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और पीजी लेवल का सिलेबस आने वाला है, तो जो भी पीजी लेवल का एग्जाम होगा उसमें पीजी ही लेवल का सिलेबस होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ये पहले जानना जरूरी है कि हमें कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो फिजिक्स ही है, लेकिन अलग अलग पेपर्स हमें पढ़ने हैं, वो मुझे लगता है पहले जानने की जरूरत है। तो पहला हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है, दूसरा क्लासिकल फिजिक्स है, तीसरा क्वांटम मैकेनिक्स है, चौथा थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सेवेंथ हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, और फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और लास्ट में कंडेंस मैटर फिजिक्स। आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, ये तो मुझे लगा ये इस तरीके से ऑर्डर है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें पहले हमें जानने की जरूरत है कि वेटेज क्या है। आपको सबको पता ही होगा कि हमारा आपका जो नेट का एग्जाम है
जनरली मैं नेट के एग्जाम की से ही रेफरेंस ले रहा हूँ। वो 3 सेक्शन में है, एक ए सेक्शन, बी सेक्शन है, सी सेक्शन। ए सेक्शन तो जनरल होता है और बी सेक्शन सब्जेक्ट का है और सी सेक्शन फिर आपका सब्जेक्ट का है। तो बी सेक्शन में मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन 6 बुक्स का रोल है। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक्सपेरिमेंटल को अगर हम अलग रख लेते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं इसको अलग से काउंट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपने आप में दो बड़ी बड़ी चीजें हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो ये जो 6 बुक्स है ये आपकी बी में कवर करती हैं। और जो ये 3 चीजें हैं, ये 3 पेपर हैं हमारे पास, न्यूक्लियर, एटॉमिक और कंडेंस, ये इसमें आते हैं 6 में। अब बात वही है जो आयनिक और प्लस की हम बात कर रहे थे। जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आयनिक की तो ऑप्शन मिलेंगे ही, ऑप्शन है ना। या आयनिक लेने हैं तो प्लस के तो आपको बेनिफिट मिलने ही है। तो वही है कि सी में ये 6 बुक तो आपकी आनी ही है, लेकिन एडिशनली ये 3 बुक भी आने वाली हैं। तो सी सेक्शन में आपके पास ये सारा सिलेबस आने वाला है। और कुछ जनरल पेपर होते हैं जिसमें ऐसे सेक्शंस नहीं होते हैं, तो सारे आते हैं, उनका अलग अलग वेटेज होता है। तो हम अपनी जो कहानी स्टार्ट करने वाले हैं वो आज क्लासिकल मैकेनिक्स से करने वाले हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। होप सो कि आप लोग जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स है, और फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स या जब जैसे प्लैंक कांस्टेंट आया, तो प्लैंक कांस्टेंट तो पहले दिन से ही प्लैंक कांस्टेंट कहा गया। क्वांटम मैकेनिक्स आई तो क्वांटम मैकेनिक्स उसको कहा गया। क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या कहा गया, या क्या ये पहले से ही क्लासिकल मैकेनिक्स थी? बिकॉज जब तो उस समय न्यूटन, गैलीलियो, इन लोगों ने जो भी इन्वेंशन किए या केपलस ने इन्वेंशन किए, वो सब क्या थे? वो तो मॉडर्न साइंस का फंडामेंटल थी, फाउंडेशन थी उसकी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, तो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़े बहुत भी पढ़े हो तो अल्बर्ट गोल्डस्टीन एक फेमस बुक है, और वहां से अगर हम शुरू करें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द अर्लीस्ट रिसर्च टू स्टडी द मोशन ऑफ ए मैक्रो बॉडी इन द प्रेजेंट सेंचुरी इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो अर्लियर रिसर्च हुई टू स्टडी द मोशन, जो मोशन मैक्रो बॉडी की, मैक्रो बॉडी बड़ी बड़ी बॉडी है ना, मैक्रो बॉडी मतलब समझ रहे हैं ना, मैक्रो और माइक्रो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी ज्यादा परेशान मत होइए। मैक्रो बॉडी मतलब बड़ी बड़ी बॉडीज, है ना। उन सब बॉडीज के बारे में जो हमारी पहली मोशन की स्टडी हुई, वो जो स्टार्टिंग रिसर्च है, उसको हम आज की डेट में क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये जो वर्क है, अर्लियर वर्क अरिस्टोटल, ये अगर आप देखिए तो फर्स्ट लॉ जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो वहां पर कहा गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया से, गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले अरिस्टोटल इसके बारे में बात कर चुके थे, मोशन के बारे में। वो तो बीसी में थे। तो उन सब की स्टडी, गैलीलियो की स्टडी या और भी ऑब्जर्वेशन हुई होंगी जो आज प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को पता नहीं है। उन सब स्टडीज को देखते हुए न्यूटन्स, सर आइजैक न्यूटन ने उनको कंपाइल किया और प्रेजेंट किया अपनी बुक में, प्रिंसिपिया। तो उनमें से जो मोशंस के लॉज हैं, तो न्यूटन्स ने अपने मोशंस लॉज दिए, उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब ये फिगर आप बता पा रहे हैं क्या है ना? ये जिप मैंने लगाया हुआ है, क्यों लगाया ये है? आपको सबको पता होगा ये क्या है। केपलर्स का सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या कहता है ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो
क्लासिकल मैकेनिक्स आप समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसमें। जो अर्लीस्ट रिसर्च है मैक्रो लेवल बॉडी के बारे में, वो क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने या और लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए यहाँ पर जो भी हमें आपको जिफ दिखाने वाला हूँ ये चीजें, तो उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने किस तरीके से मोशन ऑब्जर्व की। ऑब्वियसली ये उनके टाइम की बात नहीं है, उस समय तो कार होती भी नहीं होगी, है ना। खासकर मोटर कार तो नहीं होगी ये जो वर्तमान में है, ऐसी वॉच नहीं होगी या फिर ऐसा फैन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कुछ मोशंस ऑब्जर्व की होंगी। जैसे कैपलर्स ने तो जो प्लेनेट की मोशन है वो ऑब्जर्व करी, लेकिन मोशन तो हो रही थी उनके चारों तरफ। तो उन मोशंस को ऑब्जर्व किया, तो हमें ये समझना है कि ये हम ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्जर्व करें। ऐसी मोशन, पहली चीज अगर हम बात करें तो क्योंकि यहां से हम ये जानेंगे कि मोशन अलग अलग तरीके की है। कैसे? ये जो कार है ये एक सीधी दिशा में चल रही है, ये जो फैन है वो यहाँ पर घूम रहा है। ऐसे ही अगर हम इस वॉच की बात करें तो इसमें तो दो मोशन हो रही है, एक पेंडुलम है जो यहाँ पर घूमता जा रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि जो इसकी निडल है वो सर्कुलर मोशन में। यहाँ पर क्या करता है कि एक लड़का है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, और ऊपर की तरफ फेंकने पे वो बॉल आगे की तरफ जाती है। मीन्स वो इस दिशा में फेंकता है और थोड़ी देर बाद फिर जमीन पर आके गिर जाती है। यहाँ पर एक प्लेनेट है, ऑब्वियसली ब्लू कलर का की वजह से हम कह सकते हैं कि ये अर्थ है, और सन के चारों तरफ घूम रही है। और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और उसका एटम है हाइड्रोजन। हम कहें तो इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन हम यहाँ पे सिंबॉलिक मान के चल रहे हैं ना। तो इन मोशंस को आप देख के क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे? पहली चीज है कि मोशंस केवल एक तरीके की नहीं है, मोशंस अलग अलग तरीके की है। अगर हम इस कैटेगरी की मोशन की बात करें तो इसको हम लीनियर मोशन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये किसी दिशा में चल रही है। ये रोटेट हो रहा है एक ही जगह पे, तो ये रोटेशन हो गया। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो दो मोशन है, ये एक सर्कुलर पाथ को बार बार फॉलो करे जा रही है, और ये जो नीडल है ये भी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। तो यहां पर इस मोशंस को सर्कुलर तो है, लेकिन ये वाली अगर हम बात करें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही पाथ को फॉलो कर रही है। इसीलिए इस टाइप की मोशन को हम पीरियोडिक डिक की कैटेगरी में रख देते हैं। ये यहाँ पर एक फोर्स, ये लड़का है जो किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है और बाद में जाके, तो इसको हम जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ करते हैं। ठीक है। और प्लेनेटरी मोशन में हम बात करें तो ये एक सर्कुलर, देखिए इसमें भी घूम रहा है लेकिन इसमें भी घूम रहा है, दोनों में अंतर क्या है कि ये सर्कुलर पाथ को घूम रहा है। या कहिए कि ये जो पेंडुलम है अगर ये पूरा पाथ अपना पूरा करता है ऐसे, तो इस तरीके की मोशन हमारे प्लेनेट कर रहे हैं, ये हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन हो रही है ऑब्वियसली। तो ये और ये तो सब एक सी ही कैटेगरी है, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसको समझाने के लिए नई मैकेनिक्स आ जाती है जो हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी है। ये तो पार्टिकल के साथ वेव नेचर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आगे आप पढ़ेंगे, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन सब जो फोटो जिप्स हैं, ये वीडियोस हैं या स्नैप्स हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि मोशन अलग अलग तरीके की है। तो क्या सब मोशन के लिए अलग अलग रूल होंगे, या सब मोशंस के लिए सिंपल एक ही रूल हो सकता है? ऐसे सवाल होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में एक और बात आ रही है, आप बताइए कि ये जो कार है अगर यूनिफॉर्म चल रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म चल रही है ना। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, या कभी तेज चल रही है कभी धीरे चल रही है।
तो हम यहाँ पर भी दो कैटेगरी बना सकते हैं। पहली ये कि ये यूनिफॉर्म है, दूसरी ये कि ये नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये कार यूनिफॉर्मली नहीं चल रही, नॉट यूनिफॉर्मली मूविंग, तब दो ब्रॉड कैटेगरी हैं, पहली यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। आप समझ पा रहे होंगे कि मोशंस में अलग अलग तरीके की हैं, किसके कारण, उसके पाथ के कारण, या के कारण, जो पाथ बेसिकली कहिए कि उसके पाथ की वजह से जो मोशंस हैं वो तो इतने तरीके की हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी स्पीड या वो किस स्पीड को अभी हम जिक्र नहीं करते हैं बिकॉज वो बाद में आ रही हैं चीजें, वो यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली है। तो दो, वो किसी में भी हो सकता है, वो इस कार के साथ भी हो सकता है, इस फैन के साथ भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा स्पीड, फिर धीरे धीरे कम, यहाँ पर फिर बढ़ कम हो जाएगी, ये नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर ये जो प्लेनेट अगर घूम रहा है, ये कभी धीरे चले कभी तेज चले, तो इस टाइप की मोशन, या फिर यहाँ पर कोई कार हो जाती और वो कार सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती। तो अब इस तरीके की चीजों को हम करें तो दो ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है, पहली एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनसे हमें क्या चीज मिलती है? अगर मोशन यूनिफॉर्म है मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। मोशंस ऑफ लॉ हमें पहले, लॉज ऑफ मोशन से पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई जाती है ना। तो वहां पर हम जान चुके हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, टाइम के बारे में। तो वेलोसिटी, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो केवल वेलोसिटी का रोल है। किसका रोल है? वेलोसिटी का रोल। लेकिन एडिशनली अगर मोशन मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तब हमारे पास वेलोसिटी तो हमें कंसीडर करनी ही है, उसके साथ साथ हमें एक्सेलरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि यहां से जो, अगर हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन को हम देखें तो हमारे पास दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ओनली। अगर मैं कहूं तो ओनली द यूनिफॉर्म मोशन नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ओनली, but the non-uniform motion required the concept of acceleration in addition मीन्स वेलोसिटी तो है ही, उसके साथ हमें एक्सेलरेशन भी पढ़ने की जरूरत है, एक्सेलरेशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आप ये सब चीजों से समझ पा रहे होंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं। इस पूरी स्लाइड को अगर हम देखें तो हमारे पास मोशंस को हमने दो कैट अलग अलग चीज पाथ के अनुसार देखा, तो वो रोटेशनल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, प्रोजेक्टाइल हो सकता है। अगर हम उसको यूनिफॉर्मिटी की पर देखें या वेलोसिटी, अब क्योंकि वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो हम वेलोसिटी से भी कह सकते हैं, वेलोसिटी के बिहाफ पे देखें तो अब हम दो कैटेगरी में रखेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गई, तो हमारे मन में वही सवाल जो पहला था कि क्या अलग अलग मोशंस के लिए अलग अलग लॉज बनेंगे, या सब मोशन के लिए, प्रत्येक मोशन के लिए एक ही तरीके के, या ये तीन ही लॉज फॉलो करते हैं। ठीक, अब मोशन को और थोड़ा सा समझते हैं। अभी तो हमने समझ लिया कि मोशन हमारे चारों तरफ हो रही हैं, अलग अलग तरीके की हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि मोशन हो क्यों रही है। अगर ये कोई से भी एक एग्जांपल ले सकते थे, मैंने उनमें से एक एग्जांपल ले लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। अब आप देखिए कि यहां पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रही है, अब ये क्यों हो रही है, या कोई भी मोशन, नॉट ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पर थोड़ा सा समझना आसान था इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया। आप कार की चलने की बात कीजिए, घड़ी के चलने की बात कीजिए, या फिर आप जो हमारी एटम्स
पे न्यूक्लियस घूम रहे थे उनकी बात कीजिए, तो ये मोशन हो क्यों रही है, हमें ये जानना जरूरी है ना। पहली चीज हमें ये समझ में आ रही है कि मोशन मीन्स है स्टेट का चेंज होना। मोशन मीन्स क्या है? चेंज द स्टेट। सिस्टम अपनी या ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है ना। स्टेट मीन्स वो अभी तक यहां पर था इस इनके हाथ में, अभी यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, मीन्स अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, अपना कहां पर है वो। देखिए उसको वहां से मत लीजिएगा कि हम देखते हैं कि मोशन लिक्विड है या फिर स्टेट चेंज वहां पर भी हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर है। लिक्विड, गैस और सॉलिड को भी हम स्टेट कहते हैं, लेकिन वहां से हम बात नहीं कर रहे, मीन्स पोजीशन से हम बात कर रहे हैं स्टेट का मतलब। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, पोजीशन, कि हमारी पोजीशन कहाँ से चेंज हो रही है, तो क्यों हो रही है ये हमें जानना थोड़ा जरूरी है। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें चेंज हो रही हैं, अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो हमें कहीं से एडिशनल कोई चीज लगानी पड़ेगी, एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगी। फोर्स अभी मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम समझे नहीं है फोर्स के बारे में। हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो उसकी मोशंस को, उसकी स्टेट को चेंज कर सके। मोशंस को भी बाद में वही चीज चेंज करेगी, या पहले कहिए पोजीशन। उस पोजीशन को जो चीज चेंज कर सकती है वो क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी। हम अगर इस बॉल की भी बात करें तो बॉल तो इनके हाथ में थी, जब तक इन्होंने ये नहीं फेंकी, नहीं छोड़ी, तब तक ये अपनी स्टेट नहीं बदल रहा। मीन्स कि एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो स्टेट चेंज करेगी। पहला सवाल ये है, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है। दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां से एक ये आती है कि जब तक ये बॉल इनके हाथ में है तब तक तो समझ में आ रहा है कि ये इस पे कुछ वर्क कर सकते, कुछ फोर्स लगा सकते हैं, है ना, या कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है जो जिसके कांटेक्ट में है। लेकिन यहां पर जब ये बॉल पहुंच जाती है इस ट्रेजेक्टरी के यहाँ इस पॉइंट पर, तब तो इसके किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो मीन्स क्या है कि बिना कांटेक्ट में हुए भी स्टेट चेंज की जा सकती है। एक ऑब्जर्वेशन ये है। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन का जो आंसर है वो क्या है? It can observe that there is some external agency which is required to change the object। and दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या? This agency exert a force। अब हम कह रहे हैं कि वो जो एजेंसी इस पे जो चीज लगा रही है उसको हम फोर्स बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जो एजेंसी इस पे, जो इस ऑब्जेक्ट पर जो भी चीज लग आ रही है उसको हम फोर्स बोल देते हैं ना। क्या लगा रही होगी, लेकिन स्टार्टिंग में हमने उसको फोर्स बोल दिया, आज तक हम वही मान के चले कि दिस एक्सटर्नल एजेंसी exert a force on body means ball, to change the state of a body, है ना। दूसरी चीज जो हम कह रहे थे कि वो जो फोर्स है वो फोर्स में भी और मे नॉट बी इन कॉन्टेक्ट। क्यों? बिकॉज जब यहां तक हाथ में इनके बोले तब कांटेक्ट में है, लेकिन यहां पर कांटेक्ट में नहीं रहा। तो मीन्स ये हुआ कि जो फोर्स है वो कांटेक्ट में होगा तब भी लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कांटेक्ट में ना हो, दो बॉडी, दो एक्सटर्नल एजेंसी और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कांटेक्ट में ना हो। ठीक है ना। लेकिन यहां से ये तो हमें समझ में आ गया कि मोशन के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और वो स्टेट उसकी चेंज कर देगी। लेकिन फिर सवाल वहीं पर खड़ा होता है, हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की और यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स एक्सर्ट करना है, ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल हमारे मन में एक और ये रह जाता है कि जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है ना, जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो हम जो एक्सटर्नल इसलिए बोल रहे हैं अभी इसको, अभी तो हम केवल एक ही फोर्स के बारे में जाने हैं, इंटरनल फोर्स की हमने बात ही नहीं की, एक्सटर्नल फोर्स को ही जान रहे हैं। एक्सटर्नल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो थर्ड एजेंसी उस पर लगा रही है, एक्सटर्नल एजेंसी उस पर एक लगा रही है फोर्स, तो इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। तो अगर वो मोशन यूनिफॉर्म है मींस स्टेट उसकी चेंज नहीं हो रही, एक सवाल यही है ना, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म ही मोशन में है, क्या तब कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए? या एक सवाल और है कि एक यूनिफॉर्म मोशन तो ये होगी कि हमारी जो
कार है, जो भी हमारे पास एक कार होगी, देखिए मैं थोड़ी सी गलत खराब ड्राइंग है मेरी, है ना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कार बनाने की। तो ये कार है जब यूनिफॉर्म मोशन में है, वो चीज तो एक स्टेट होगी। दूसरी चीज क्या है कि वो यहाँ पर रेस्ट में खड़ी है ना। तो जब वो रेस्ट में खड़ी है और यूनिफॉर्म मोशन, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग चीज है? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है इसकी, और यहाँ पर भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो इन दो सवालों के साथ हम आगे चलते हैं और वहां देखेंगे कि हम उनका क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इस जिप का ये यहाँ पर लिंक दिया है भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले हमें ऑब्जर्व करनी है कुछ चीजें जो हमारी सोसाइटी में हो रही थी। ये ऑब्वियसली तब के टाइम की बात नहीं है जब न्यूटन्स ने ये सब कुछ दिया होगा, उन्होंने कुछ और ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन हम वो आज भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यह कहिए कि न्यूटन्स लॉ किन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज ये है कि जब ये बॉडी कार है हमारी, ये कार हमारी चल रही थी, ये इस वॉल से टकराती है और रुक जाती है ना। मीन्स क्या हो रहा है कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है। आप यही समझ पा रहे हैं ना कि ये तो चल रहा था, तो इसकी अगर हमें रोकना है, इसकी स्टेट चेंज करनी है, तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी। या फिर सवाल ये है कि ये ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये कार रुक जा रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गन टाइप की कोई चीज है इनके पास, मिसाइल, और ये यहाँ से इससे फायर करते हैं। तो फायर करने के बाद होता क्या है कि जो गोली है वो आगे चली जाती है और इनके हाथ में वो गन है ही नहीं, वो पीछे कहीं जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक वाइन की बोतल है या किसी भी तरीके की बोतल हो सकती है, और इसको एक स्पेशलाइज स्टैंड के ऊपर इन्होंने रखा और यहाँ पर ये गिर नहीं रही है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है। तो इट मीन्स इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्यों है सब कुछ, ये सब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से पहले की ऑब्जर्वेशंस हैं, देखते हैं कि इसका जवाब हमें मिलता है या नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है ये। इसका जो इन सब का लिंक है वो यहाँ पर है, जिफ द फिजिक्सा, इस पर जाइएगा, बहुत सारे ऐसे जिफ आपको मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स न्यूटन्स के लॉ का जिक्र किया गया है। पहली चीज, देयर आर सम फोर्सेज विच अप्लाइंग इन मोशन। यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जब मोशन हो रही है, मीन्स यहां से इस अगर हम इसी चीज में इस इनको जो इनके ड्राइवर हैं उनको कंसीडर करें, या हम जो लास्ट में हम पहले कह ही चुके थे कि एक एक्सटर्नल एजेंसी लगा रही है जो फोर्स चेंज कर रही है, तो पहली ऑब्जर्वेशन यही है, देयर इज सम फोर्स विच अप्लाइंग इन ए मोशन। दूसरी चीज, देयर आर सम अपोजिट फोर्स वर्किंग विच आर बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है हमारी, इसको बैलेंस कर रहा है कोई ना कोई, क्योंकि ये नीचे जा रहा था तभी ये इसको रुक पा रहा है। दूसरी तीसरी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं यहां पर कि कोई अपोजिट फोर्स भी है जो लगता है इसको छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हो रहा है, और इसको देख पा रहे हैं। इसी को यहाँ पर फोर्स में हम देखें तो बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर अप्लाई होके मोशन दे रहा है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन्स ने जो पहले से आइडिया हमारे पास अवेलेबल थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? इन जिप से आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बताइए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या था कि एक कार थी और उस कार में बहुत सारी व्हील चेयर रखी थी, लेकिन क्या हुआ, कार चलने लगी लेकिन व्हील चेयर वहीं पर रह गई। वहीं पर है ना ये, तभी तो वहीं नीचे गिर गई। ऐसे ही यहाँ पर हम बैलेंसिंग की बात कर रहे थे कि इसमें मोशन चेंज नहीं हो रही है, स्टेट चेंज हो रही नहीं हो रही है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन्स अपना पहला लॉज देते हैं। न्यूटन्स क्या कहते हैं? न्यूटन्स कहते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये जो और वर्ड है वो क्लियर कर देता है कि रेस्ट मोशन, रेस्ट में रहना या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहना, वो दोनों एक ही चीज है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में तो हो लेकिन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो कार अगर घूम रही है तो इस, अगर वो घूम रही है तब की बात नहीं कर रहा है ये, तब उस पर कोई फोर्स, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो उसकी बात नहीं करता, वो बात करते हैं जब सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब। अनलेस कंपेल्ड कोई फोर्स बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अब इसको पूरे स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ते हैं, अलग अलग हमने टुकड़ों में पढ़ लिया। एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट, इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट। किसी भी बॉडी की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है, वो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। या फिर ये कहिए कि कोई भी बॉडी एक ही लाइन में चलती, सीधी रेखा में यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी या रुकी रहेगी जब तक, अनलेस कंपेल्ड सम बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तब तक उस पर बाहरी बल कोई नहीं लगा। ये इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की और तब उन्होंने ये लॉस दिया। तो कोई मैथमेटिकल नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल है, या कहिए फिलोसफी है, या कहिए ऑब्जर्वेशन के हिसाब पे है। तो वो कहते हैं ये पहला लॉ है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या इसके जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो एक ही स्टेटमेंट दिया है, उस वो क्या क्या बात कह रहा है वो हमें समझना जरूरी है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये कहां से आता है स्टेटमेंट? यहां से तो वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है केवल, और कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ही क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां से हम एक पहला जो कंक्लूजन निकालते हैं इस स्टेटमेंट से, वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। दूसरा, आगे हम देखते हैं क्या है। आगे ये है कि एक ऑपोजिट फोर्स बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स। यहां, अब यहां कोई ना तो अप्लाइड फोर्स की बात हो रही थी ना बैलेंसिंग की बात हो रही थी, लेकिन हमें ये कंक्लूजन कहां से मिला? कंक्लूजन यहां से मिला कि जब हम ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे या यूनिफॉर्म मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहां पर तो फोर्स ऑब्वियसली काम कर रहा है ना, एक mg, लेकिन ये फिर भी रेस्ट में है। तो मीन्स क्या हो रहा है कि इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, और वो फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये पहले ही न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का ही कंक्लूजन है, एक एस्पेक्ट है कि अपोजिट फोर्स बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स। आप कह रहे होंगे कि ये तो थर्ड लॉ में पढ़ाया जाता है, थर्ड लॉ में कुछ और पढ़ाया जाता है ना। तीसरा क्या है, ये पहले का जो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन था उसका एक और एस्पेक्ट है, वो ये है कि एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ये तो हम बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, वो यहां से आता है आखिरी लाइन में, जो वो कहते हैं आखिरी लाइन में, वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप दूसरा फोर्स लगा देंगे, कंपेल्ड कर देंगे एक्सटर्नल फोर्स, तब उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो उसी स्टेट में नहीं रहेगा। मीन्स एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन का आना। तो एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि फर्स्ट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या क्या बात हमसे कहता है, या न्यूटन्स अपने फर्स्ट लॉ से क्या क्या बात बता रहे हैं। एक और चीज जो लास्ट में है, जो हमें इस जिप से समझनी चाहिए, जो जिसके कारण हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गैलीलियो ने तो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था ना,
बात यहां से आती है कि वो कौन सी चीज है जो उसको यूनिफॉर्म बनाए रख रही है, या फिर कहिए कि उसका जो हमें फोर्स जो लगाना पड़ रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, वो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन में सेकंड ऑब्जर्वेशन में कह चुके हैं कि अपोजिट फोर्स बैलेंस करेगा, यहाँ पे तो अप्लाइड कर, लेकिन वो जो फोर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है। तो मीन्स कि कोई ऐसी चीज है जो अपनी बॉडी की अपनी ही स्टेट को एग्जिस्ट करना चाहती है, रिमेन करना चाहती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो बॉडी की को अपनी जगह रखना चाह रही है। तो उस प्रॉपर्टी को न्यूटन कहिए गैलीलियो ने ही बता दिया था। गैलीलियो ने कहा इनर्शिया है। ये क्या है? इनर्शिया। This property that remain the state of the body is called inertia, which also mean that the resistance to change, जो परिवर्तन का विरोध कर रही है। परिवर्तन मीन्स अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वो यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कि अगर आप इस वाली जो व्हील चेयर है उसको कंसीडर करें, तो जब ये कार चली तो ये यहीं पर रहना चाह रही है, क्योंकि इसका इनर्शिया कह रहा है कि मुझे यहीं पर रहना है। अब जनरली ये वाली, अगर ये कहिए कि ये वाली नहीं चली, ये वाली क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि यहां पर जब ये चल रहा है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, और उसका फ्रिक्शन फोर्स वो आप सब पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल फ्रिक्शन। जब तक क्रिटिकल फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये बॉडी, इसका जो इनर्शिया है वो उसको वहीं पर रखना चाहता है, वो स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है हमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से समझने चाहिए। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन सब बातों को कहता है, कोई भी बॉडी अपनी ही स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और वो जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग चार बातें कहता है। पहला बात ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरा, एक अपोजिट फोर्स उसको अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तीसरी चीज, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा जैसे ही आपका फोर्स जीरो हो जाएगा। इसी चीज को अलग तरीके से कहा गया है। और फोर्थ चीज, वो चीज जो अपनी पोजीशन को या स्टेट को रेजिस्ट स्टेट रखना चाह रही है, जो विरोध, जो चेंज का रेजिस्ट कर रही है, चेंज का विरोध कर रही है, वो क्या है? इनर्शिया। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को। और आगे हम समझेंगे कि शाम जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ से एक सवाल हमारे, ये तो हमें समझ में आ गया जो हमारा पहला सवाल था कि मोशन अगर यूनिफॉर्म हो रही है या फिर रेस्ट में है तब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई फोर्स उसको चाहिए या नहीं। तो उसका जवाब हमें मिल गया कि अगर कोई बॉडी स्टेट में है अपनी और उसको स्टेट चेंज नहीं हो रही है तब उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। लग रहा है तो उसका काउंटर एक फोर्स लग रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है। मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये दो चीज, ये हमें पहला जवाब मिल गया। लेकिन यहां से एक सवाल हमारे पास होता है कि फिर मोशन अगर स्टार्ट और स्टॉप हो रही है तब क्या हो रहा है ना? स्टेट जब चेंज हो रही है तो ये हम समझ रहे हैं कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो स्टेट चेंज कर रहा है, अब हमें वो जानना है। ठीक है, उससे पहले फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, है ना? क्योंकि साइंस में तो ऑब्जर्वेशन ही है। ये फिर वही जिप है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है टैनर जिप, टैनर पे, जिपी पे और ये सब। यहाँ पर क्या है कि एक टॉय कार है और यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे बच्चा उस कार को धक्का दे रहा है और कार आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह हम ये ही देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है और यहाँ पर एक आदमी, मतलब इस बच्चे के मुकाबले ज्यादा बड़ा व्यक्ति है जो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा होगा, वो अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो ट्रक है वो हिल नहीं पा रहा है। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि बॉडी का जो मास है वो एक्सेलरेशन होने में, मींस
मोशन को स्टार्ट और स्टॉप करने में रोल रख रहा है। क्योंकि यहां पर ये जब बच्चा इसको चलाता है तब कार हल्की है, वेट में कम है, तो ये छोटा बच्चा भी इसको चला पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये ट्रक है तो एक बड़ा व्यक्ति है, वो भी इसको धक्का नहीं दे पा रहा है। यहाँ ये कह सकते हैं कि ये स्लिप हो रहा है, लेकिन जनरली आप भाव समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारी जो पहली ऑब्जर्वेशन है, वो पहली ऑब्जर्वेशन कहती है द मास ऑफ ए बॉडी is thus an important parameter that determine the effect of force on its motion। तो मोशन पर जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है उसको उसका मास इफेक्ट करेगा। और ये कहीं ना कहीं पहले में हमने कह चुके हैं, जो लास्ट सेंटेंस में इनर्शिया की बात करते हैं, उस इनर्शिया को ही हम बाद में मास से रिलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाद में इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है आगे, जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन जनरली अभी हम इसको यहां मार के चलेंगे, मास। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर हम इसको देखते हैं, गोली है या एक बुलेट है जो किसी वॉल को हिट करती है और उसके अंदर चली जाती है। लेकिन अगर यहीं पर जो हम पिछले एग्जाम्पल में देख रहे थे, कार कोई एक बॉल को हिट करती है, या फिर कहिए कई वॉल को हिट करती, बॉल कोई किसी, एक बॉल मीन्स गेंद वॉल को मीन्स दीवार को हिट करती है, तब उसमें अंदर नहीं जाती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी मास के बारे में बात कर रही है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कह रही है, द स्पीड इज एन अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कंसीडर, कि हमें स्पीड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जो फोर्स से रिलेट होगा। तो पहला पैरामीटर मास हो गया, दूसरा, अब क्या इसी से होता है, अब हम इस तीसरे की तरफ आते हैं। ये यहां पर क्या करते हैं कि एक बॉल है, इस बॉल को कैच कर रहे हैं, लेकिन जब इस बॉल को ये कैच करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने उस बॉल को पीछे की तरफ खींचते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स यहां पर जो वो फोर्स देखिए कि लग रहा है, वो लगातार लगाए जा रहे हैं समय के साथ। यहां पर ये लगा रहे हैं, ये भी लगातार, लेकिन ये जैसे इसको लगाते हैं और इस बॉल को, चाहे तो वो यहीं पर रोक सकते थे, लेकिन ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप इसको पीछे की तरफ खींचिए। तो यहां से हमें एक फैक्टर समझ में आता है टाइम का। तो टाइम इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू बी कंसीडर द स्टार्ट एंड स्टॉप मोशन। बात समझ रहे हैं कि हमें यहां से पता चला है तीन चीजें हैं, पहली मास, स्पीड एंड टाइम। अब ये जो मास और वेलोसिटी है, या मास और बेसिकली वेलोसिटी अभी नहीं हम कह रहे, मास स्पीड ही कह रहे हैं। ये जो मास और स्पीड है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, या इन दोनों से कंबाइंड कोई चीजें हो सकती हैं? जी, तो इनसे जो कंबाइंड होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अभी तो हमारे पास फंडामेंटल से चीजें फंडामेंटल से शुरू होने वाली है ना। तो फंडामेंटल में हमारे पास डिस्टेंस थी, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज हमने वेलोसिटी बनाया, और मास हमारे पास फंडामेंटल है। अब वेलोसिटी और मास से हमने दोनों को जोड़ करके, उनके दोनों को प्रोटेक्ट कर करके एक नई चीज बना ली, डेट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंट बेसिकली इसको लीनियर मोमेंटम भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम आगे उसको समझेंगे कि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में क्या है। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं सेम, अब हम दोनों को प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स में दोनों ही सेम रिलेटेड हो रहे हैं। वेलोसिटी का इफेक्ट और मास का इफेक्ट सेम सा है। मास अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, वेलोसिटी अगर ज्यादा तेज है तो वो ज्यादा फोर्स लगा रही है ना। तीसरी चीज टाइम। तो अब मोमेंटम और टाइम के साथ हम सेकंड लॉ की तरफ जाएंगे कि कैसे हो सकता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज बेसिक टू इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन, है ना। तो अगर हम दोनों अलग अलग क्वांटिटी को ना कंसीडर करें, मास और वेलोसिटी को या स्पीड को, हम एक जो तीसरी क्वांटिटी है उसको
कंसीडर करते हैं वो है मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन एंड टाइम इज ऑल्सो, टाइम तो है ही, है ना, टाइम तो हमारे पास है ही। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है thus the same force for the same time causes the same change in momentum for different bodies। ये क्या चीज है बताइए, दोबारा पढ़िए। ये कह रहा है कि thus the same force for the same time causes the same change in momentum for the different bodies। यहां से आता है टाइम का रोल, कि अगर हम एक ही फोर्स को सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं, सेम चेंज देगा किसमें, मोमेंटम में, वो डिफरेंट बॉडीज के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए। तो दूसरा इसकी ऑब्जर्वेशन हमारी ये रहती है। तो यहां से हम तीन चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहली चीज ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं कि मास का रोल है, स्पीड का रोल है, टाइम का रोल है, और मास और स्पीड को हम दोनों को प्रोडक्ट करके एक अलग क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी मोमेंटम कंसीडर कर, ठीक। अब पहले हमें ये जानना है कि वेक्टर नेचर ऑफ मोमेंटम। अभी तक हमने जो मोमेंटम को समझा वो स्पीड के साथ समझा है ना, कि स्पीड अगर है और मास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम बन जाता है ना। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम का जो रोल है वो क्या, किस टाइप का नेचर है, कि वेक्टर नेचर है या फिर हमारे पास स्केलर नेचर है। तो यहां से हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, और ये बच्चा क्या कर रहा है कि इनके पास एक बॉल थी, इन्होंने यहाँ पर बांध रखी थी, और उसको वो घुमा रहा है हाथ से, है ना, यहाँ से। आप समझ पा रहे होंगे ना। जब ये घुमाते हैं तो वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग भी कुछ ऑब्जर्व करिए, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे इसकी यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए, एक स्पीड देने के लिए एक फोर्स यहां से लगाना पड़ रहा है। देखिए अभी तक हम जो सवाल पहले वाले उसमें हमने ये कहा कि मोशन अगर आपकी यूनिफॉर्म है तो आपको फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यहां से एक चीज है कि मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज ये पहले यहाँ ये टेंजेंशियल की हम बात करते हैं ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ये बार बार ऐसे ऐसे करके चेंज होता जा रहा है। पहला वेलोसिटी का रोल है। दूसरा वो ये देखते हैं कि अगर मैं इसकी रेडियस चेंज कर देता हूं, मीन्स इसको मैं छोटा कर लेता हूं, तो भी उसका इफेक्ट हो रहा है। तीसरा वो ये देखते हैं कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी तेज कर दूं, वेलोसिटी इंक्रीज कर दूं, है ना, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी बढ़ा दूं, तब भी मुझे अपना फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमें कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हैं। देखिए पहले चांस में क्या हो रहा था, स्पीड जब सेम चल रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स चेंज हो रहा है ना। तो यहां से हमें समझना है कि स्पीड का रोल नहीं है मोमेंटम में, मोमेंटम में वेलोसिटी का रोल है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आप सब जानते ही हैं। तो मोमेंटम बेसिकली इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नॉट द मास एंड स्पीड, ठीक। तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम अगर कंक्लूड करें तो क्या होगा, द स्टोन, बेसिकली इसको मैं बॉल बोल रहा हूँ या स्टोन कह सकते हैं आप, इज रोटेट विद यूनिफॉर्म स्पीड इन हॉरिजेंटल प्लेन। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन की बात कर रहा है। अगर आप ये वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा तो उसमें कुछ और चीजें जैसे पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल और हाँ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का रोल हो जाएगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन की बात कर रहे हैं। The stone is rotating with a uniform speed in a horizontal plane by meaning of a string। बात समझ रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज फिक्स्ड बट इज डायरेक्शन चेंज। तो ये जो लाइन है डायरेक्शन चेंज, यही हमें इंडिकेट कर रही है कि ये तो हमें वेक्टर लेना पड़ेगा, हमारा स्केलर से काम नहीं चलेगा। और जबकि हम फिजिक्स में चाहते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हो। आपने कभी सोचा कि एनर्जी का रोल ज्यादा क्यों है,
है ना। आगे हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, देखेंगे कि फिजिक्स, बिकॉज हमको स्केलर क्वांटिटी के साथ केवल मैग्नीट्यूड की ही चिंता करनी है, डायरेक्शन की हमें बात ही नहीं करनी, है ना। तो इसलिए केवल हम चाहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हो, लेकिन ये तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरी तीसरी चीज ऑब्जर्व क्या है, हैंड नीड्स टू एक्सर्ट ए ग्रेटर फोर्स इफ द स्टोन इज रोटेटेड एट ए ग्रेटर स्पीड एंड इज सर्किल ऑफ द स्मॉलर रेडियस। और अगर वो रेडियस कम कर लेते हैं तब भी उनको फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है, ग्रेटर फोर्स है, या फिर वो इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो सब इसी से एक चीज का और होता है एंगुलर मोमेंटम। वो जब हम अगली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लॉज पढ़ेंगे, है ना, कंजर्वेशन लॉज, तब हम दोनों में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है और लीनियर मोमेंटम क्या है। लेकिन यहां से हमें ये कॉमनली मोमेंटम समझ में आ रहा है कि मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर। तो वहां पर जो v है वो नॉट स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। दिस सजेस्ट दैट द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये कहां से यहां से आ रहा है, स्पीड मतलब भाई स्पीड पहले से ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां से फिर वही बात आती है रेट ऑफ चेंज की। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉज है वो इन ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है, या इन ऑब्जर्वेशंस के बाद हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है, दिस सजेस्ट दैट द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर द ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड। मींस रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना। तो यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते भी हैं। अब देखते हैं आप, ये मोस्टली जो मैंने चीजें ली हैं वो एनसीईआरटी फिजिक्स से ली हैं 11th की, तो आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। तो पहली जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए, मैं इसका पेन का रंग बदल लेता हूँ आपके, है ना, बहुत देर हो गई इसी रंग से। येलो आई थिंक दिख रहा है ना, येलो कहाँ गया, येलो तो दिख ही नहीं रहा। हाँ दिख रहा है, येलो तो नहीं दिख रहा है, बदल लेते हैं, रेड ही, ब्लू ठीक। तब तो पहली चीज क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो द ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने कर रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force and takes place in the direction in which the force acts। तो फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा था कि अगर आपको मोशन चेंज करनी है तो कोई अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जो फोर्स अप्लाइड होगा वो करेगा क्या। न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो कहता है कि वो जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है वो कर क्या रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम में चेंज कर रहा है ना। हम देखेंगे क्या, यहां से इसको लिखते भी हैं, किस तरीके से लिखते हैं, एफ बराबर dp अपॉन dt, है ना, ये सिंपली लिखा भी जाता है। और अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या है, सिंपली बहुत सिंपल है। अगर आप हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या होगा, एफ इज प्रोपोज, हमें यहां पे आना है ना, डीपी अपॉन dt पे, तो प्रोपोर्शनल, ये तो स्टेटमेंट कह ही रहा है ना। आगे हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसको या फिर अभी कहिए कि इस तरीके से लिख लेते हैं ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात करता है, डीपी अपॉन डी टी, ठीक। वेयर जो डी, ये एमपी क्या है, डेल्टा पी क्या है, दिस इज एम डेल्टा वी, वेलोसिटी में चेंज, है ना। ये जो क्या है ये, अब आप ये है तो ये यहां पे रख सकते हैं,
तो इसको अगर आप लिखें, या फिर कहिए कि पहले हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमने ले लिया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट dp अपॉन dt। अब हमको पता है कि अगर हमें ये डेल्टा t जो है वो चेंज करना है dp अपॉन dt में, तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा t को अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ, है ना। तब ये जो dp अपॉन डेल p अपॉन डेल t है, इसको हम लिख देते हैं k dp अपॉन dt, है ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, ये जब आप डिजायर यूनिट सिस्टम लेंगे उसके बिहाफ पे हम इसको हटा सकते हैं, ठीक। तो यूनिट सिस्टम के बिहाफ पे, है ना, यूनिट से हम इसको हटा देंगे और हम इसको लिख लेंगे dp अपॉन। तो पहली चीज तो हमें ये प्रूफ पता चल गई। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि हम मोमेंटम को वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये गलती मत कीजिएगा जैसे मैं कर दी थी। अब यहाँ पे जाते हैं m में, कैसे जाएंगे, हमें पता है p बराबर एम बी है, तो p की जगह पे एम बी रख दीजिए। आपको सबको पता ही है, क्योंकि ये m इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो टाइम से इंडिपेंडेंट है तो एक एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तभी ट्रीट होगा तब, क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो डी टी अपॉन डी वी ऐसे लिख लेंगे। और हमें सबको पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो हम इसकी तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो आपको पता नहीं क्यों इतने स्टेप्स में ही हमें पढ़ाया जाता है, जबकि ये पहला स्टेटमेंट कह ही रहा है ना, एमबी को पता ही है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें जानना है। ये के जो आपको ये चीज थोड़ी सी नई हो सकती है आपके लिए, क्योंकि हम सब यहाँ से पढ़ते हैं डीपी अपॉन डी प्रोपोर्शनलिटी और ये सब। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं वो मोस्टली हम यूनिट्स में कंसीडर कर लेते हैं, प्रॉपर यूनिट्स अगर हम लेते हैं तब ये उनमें एडजस्ट हो जाते हैं। बेसिकली कहिए कि यूनिट्स की जो वैल्यू होती है वो इसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ये जो स्टार्टिंग में कभी बना था, जब हम, अगर आपको ध्यान हो, जब कूलम्स लॉ पढ़ते तो वहां पर भी एक कांस्टेंट होता है, देन उसको हम कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या करते थे, वन मान के चलते थे, बहुत पहले की बात अगर हम बात करें, तो यही यहाँ पर भी है। तो ये हमारा सेकंड लॉ है, जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकली चीजें हैं, हमें इसका जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो समझना है, वो क्या है। तो आई थिंक ये वाला हिस्सा यहाँ से हटाना पड़ेगा थोड़ा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, चेंज करने के लिए। ओके, एम बी एंड दिस बेसिकली डी टी एम बी, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देता हूँ कि यहाँ पर हमारी और लाइनें आने। ठीक है, ये इतना हमें ये समझना भी नहीं है, क्योंकि ये हमें से जरूरत नहीं है इसकी, हमें तो बस ये जानना था इसके एस्पेक्ट। लेकिन ये कैसे आया मुझे लगता है वो जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया मैथमेटिकली। और मैं मैथमेटिक्स में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता हूँ। हम बात करते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। बेसिकली ना, जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमको कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली मैं कहूँ तो फंडामेंटल, जो हमारी मैकेनिक्स का फंडामेंटल है, ब्लॉक है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। यहाँ से ही सारी स्टोरी शुरू होती है, और सबका जो एंड पॉइंट है, वो जो जिसने पकड़ा हुआ है वो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। कैसे? पहली चीज, दिस इज ए वेक्टर लॉ बिकॉज द फोर्स changes only the component of velocity along the direction of force। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि मोमेंटम चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मींस वो डायरेक्शन चेंज होने से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो देन फोर्स चेंज हो रहा है। तो दिस इज वेक्टर लॉ।
ठीक है, ये वेक्टर लॉ है, क्योंकि ये केवल डायरेक्शन पे भी काम करता है। मैग्नीट्यूड का इसमें इतना रोल अगर नहीं भी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी ये लॉज काम करेगा। मैग्नीट्यूड तो हम हर प्रत्येक लॉ में चाहिए ही, प्रत्येक कैलकुलेशंस में, इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमें जो बेनिफिट है वो ये है कि केवल डायरेक्शन के साथ भी हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ। एफ के ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हैं, है ना, बिकॉज वेक्टर। दूसरी चीज क्या है, द फोर्स एफ वेक्टर इज नेट एक्सटर्नल फील्ड। नेट, अब यहां से हमें बात समझ आती, क्योंकि हम पहले इसमें समझ चुके हैं कि एक अपोजिट फोर्स है जो अप्लाई होता है, तो उन दोनों का जो वेक्टर सम है, बिकॉज एफ भी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर सम जो दोनों अप्लाइड फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस पे अप्लाइड हो रहे हैं, उनका जो वेक्टर सम है वो है नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर वर्ड हमें समझने की जरूरत है। अब नेट की हम बात करेंगे। हो सकता है कि दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम वर्ड यूज करेंगे नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स। एंड ए मीन्स एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। केवल फोर्स अप्लाई होने से नहीं होना है, क्योंकि उसका काउंटर फोर्स अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि फोर्स एफ एट ए पॉइंट इन स्पेस एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू वेक्टर ए एट ए पॉइंट that instant, not any history of the motion of a particle। देखिए ये लास्ट का पॉइंट, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो केवल इंस्टेंट की बात करता है, जो भी घटना हो रही है, जो भी मोशन हो रही है, उस समय उसके साथ क्या हो रहा है, फोर्स लगने के बाद या फोर्स लगते टाइम क्या हो रहा है, केवल उसी की बात करता है। उसके बाद क्या होगा या उससे पहले क्या हो रहा है वो नहीं क्लियर करेगा। कैसे, जैसे हम देखते भी हैं कि ट्रेन है, अगर मान लीजिए कोई है ना, और ट्रेन में आपके पास कोई यहाँ पर खड़ा है गेट पे और वो क्या करता है, कोई स्टोन घेर देता है, तो केवल स्टोन जब तक उनके हाथ में, उसके लिए अलग लॉज लगाने हैं, और जब ये यहाँ अलग चला जाता है तब अलग कहानी है। उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये आप जब एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो वहां पे और इजीली समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ से बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है वो इंस्टेंट टाइम की बात करता है, या तो जब तक फोर्स लग रहा है, कितने टाइम लग रहा है, या जब फोर्स अप्लाई हो, उसके बाद की बात नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ को समझ पा रहे होंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ जब मोशन स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है, उस पर क्या होना है उसकी बात करता है, और वो जो फोर्स अप्लाई होता है वो मोमेंटम को चेंज करता है, या कहिए कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स। और उसी फोर्स को अगर हम मास और एक्सेलरेशन से रिलेट करें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज अप्लाइड फोर्स। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम जिन स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड, ये मैंने बोल्ड बनाया था लेकिन वेक्टर फिर भी लगा देता हूं, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन। आई थिंक ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों हम आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा था, हमने उसमें क्या देखा था कि एक बैट्स जो बॉलर है वो फील्डर है था, या फिर कहिए कि फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल कैच करता है तो अब अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वो चाहता है कि जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा टाइम तक लगे, इंस्टेंट टाइम पे ना लगे, और हम टाइम का रोल समझ भी चुके थे, उस चीज को समझते हैं। या फिर अब तीन एग्जांपल और हैं जिनको हम यहां से देखते हैं। पहला ये है कि जब ये कोई भी बैट्समैन है, आई थिंक सचिन तेंदुलकर है, तो ये जब किसी बॉल को हिट करते हैं तो जस्ट सेकंड के लिए बॉल हिट करती है इनके बैट से, और फिर वापस चली जाती है, इधर से बॉल आई और इधर को चली गई।
तो वो बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, तो यहां पर हमें फोर्स को कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फोर्स और टाइम को, कि कितना फोर्स लगा, कितने टाइम के लिए लगा। तब हम क्या करते हैं, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जो सिस्टम का मोमेंट, देखिए एक चीज और अभी हम कल जब कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि मोमेंटम सिस्टम का होगा या ऑब्जेक्ट का होगा। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता भी है, हमने पढ़ा है कि एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल में हम इक्वल लिख रहे हैं, तो एफ इंटू डेल्टा टी इज बेसिकली डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एफ तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, केवल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो है एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ इंटू डेल्टा टी मीन्स एफ कितने टाइम के लिए एफ लग रहा है, वो क्या चीज है वो हम देखते हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये तो इंस्टेंट टाइम के लिए लग रहा है, लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या है, उल्टा हो रहा है, ये बच्चा जो है वो लगातार इस पर अपना फोर्स लगाया जा रहा है ना। तो ये, और तीसरी चीज यहाँ पर इंस्टेंट फोर्स लगा और ये फिर पीछे हट गई, तो इन तीनों चीजों में भी तो फोर्स का चेंज हुआ ना, कि फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है उसको हमें समझना है। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली टू इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन, यही हम बात पहले पढ़ चुके थे। तो पहली चीज, द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन, the force and the time duration are difficult to measure at certain separately। देखिए जब यहां पर बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए अगर लग रहा है तो दोनों को सेपरेटली हमें कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल है, जो मैं पहली बात आपको कर रहा था। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यही था। दूसरा, while the product of these two is equal to change in momentum by the Newton's second law, है ना, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हम, जैसे मैंने बोला कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हम देख सकते हैं, और वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम की। तो चेंज इन मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो हमें समझना था कि न्यूटन सेकंड लॉ इसकी भी बात करता है, चेंज इन मोमेंटम की, ठीक है। और जो ये चेंज इन मोमेंटम है या प्रोडक्ट ऑफ टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। हम अपनी जनरली भाषा में भी एक वर्ड यूज करते हैं ना, इम्पल्सिव, ये पर्सन इम्पल्सिव है ना। तो वही चीज है कि वो क्षणिक तौर पर, इंस्टेंट तौर पर कैसा रिएक्शन कर रहा है। तो जितना इम्पोर्टेंट टाइम है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे पास इम्पल्स भी है, और इम्पल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोमेंटम। तो मोमेंटम के साथ साथ हमें चेंज इन मोमेंटम भी समझने की जरूरत है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है हमारे पास कि जिस भी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स आ कहां से रहा है, उसका ओरिजिन क्या है ना। तो उसको हमें समझना है कि क्या होगा। पहली चीज, न्यूटन्स थर्ड। तो उस, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उसको समझने के लिए हम थर्ड लॉ की तरफ आए। और कहीं ना कहीं वो जो अपोजिट फोर्स लग रहा था वो किस वजह से लग रहा है उसको समझते हैं। और इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि क्या फोर्स सिंगलली जनरेट होता है जिससे, या फोर्स भी कहीं पेयर में होता है ना। पेयर में हम कहां पर पढ़ते हैं एक चीज और, पोल की बात, हम जब मैग्नेटिक पोल की बात करते हैं तो वो भी पेयर्स में ही होते हैं। ऐसे ही फोर्स के लिए भी उन्होंने कुछ कहा है, ठीक है। वो क्या है, तो यहां से आप ऑब्जर्व करिए कि इस जिप में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये भी जिप वहीं उसी वेबसाइट पर दिया हुआ है, फिजिक्स वाली। इसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जैसे ही उसको हिट करते हैं
तब गन तो की जो बुलेट है वो आगे चली जाती है और गन इनके हाथ से पीछे चली जाती है। तो ऐसे जो भी इवेंट हमारी सोसाइटी में हो रहे थे, हमारे वर्ल्ड में हो रहे थे, उनको समझने के लिए न्यूटन्स ने थर्ड लॉ दिया एक्सप्लेन करने के लिए। बैलेंस फोर्स हम समझ रहे हैं कि जब दो फोर्स एक स्टेट में है तब उसको बैलेंस, लेकिन यहाँ पर तो मोशन आ रही है, तो उस मोशंस में एक फोर्स के कारण दूसरा फोर्स हो रहा है। देखिए यहां से एक नई चीज जो अब आप कहेंगे कि ये तो फर्स्ट लॉ में समझ गए थे, फर्स्ट लॉ में है कि अपोजिट फोर्स बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहां से है कि जब हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तब भी एक दूसरा फोर्स जनरेट होगा। तो वो कैसे होगा, कैसे काम करेगा, वो हम देखते हैं। पहली चीज, जो पहला स्टेट, उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा कॉम्प्लिकेट करते हैं, है ना। इसको लोग, हम सोचते भी हैं कि हमने कुछ एक्शन किया, उसका रिएक्शन हमारे साथ हो रहा है ना। लेकिन न्यूटन्स का सेकंड लॉ इससे आगे भी एक बात करते हैं। वो एक्शन के बाद रिएक्शन की बात करते हैं, या पहले रिएक्शन है या पहले बाद में एक्शन है, इन सब चीजों की बात। ये सवाल कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि मुर्गी पहले है या अंडा, है ना। तो लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ देते हैं कि सवाल यहीं पर छोड़ दिया कि भाई एक्शन का रिएक्शन होगा या रिएक्शन का एक्शन होगा। वो अगले स्टेटमेंट्स में कुछ कहते हैं, द फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। उन्होंने कहा कि भाई फोर्स केवल एक होता ही नहीं है, फोर्स जब भी होगा उसका अपोजिट फोर्स उसके साथ ही जनरेट होगा, पैरेलली जनरेट होगा। तो नेचर, फोर्स तो नेचर का है, तो ये कहीं ना कहीं चीज हमें एक इंडिकेट करती है कि एक इवेंट होने के साथ उसका पैरेलली इवेंट भी हो रहा है। वही हमारा मतलब, ये एक चीज इंडिकेट करती है हमें कि एक इवेंट होने के साथ पैरेलली भी इवेंट होता है। तो फोर्स हमेशा पेयर में अकर होंगे, एक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां से एक सवाल और बनता है, जो दूसरी लाइन के बाद हम समझेंगे। फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। अब आप ये कहेंगे कि सर फोर्स तो आपका एफ ए बी आपने लगा दिया, क्योंकि ये अपोजिट है मींस माइनस है, और बी ए हो गया, तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये लाइन उस स्टेटमेंट को क्लियर कर देती है, वो कहती है कि फोर्स ऑन ए बाई बी। जब आप ए की बात कर रहे होंगे तो बी उस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो केवल आप एक ही रिलीवेंट होगा, ए पे ही बात करेंगे। ऐसे ही जब आप रिएक्शन फोर्स या दूसरे फोर्स की बात करेंगे तब वो फोर्स बी पे लग रहा होगा ए के बाद। तो मींस आप दोनों बॉडी को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप दोनों बॉडी को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तब ये इंटरनल मैटर हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा, और सिस्टम का इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा, जो हम देखते हैं रिजिड बॉडी में। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते हैं कि एक फोर्स आप अगर लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है उस दूसरी बॉडी पर, पहली बॉडी पर नहीं। तो ये समझने की बात है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ दो बॉडी की बात करते हैं, जिनमें से एक फोर्स पहले से दूसरी बॉडी पर और दूसरा फोर्स दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पर लगता है ना। आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे आप। तीसरे स्टेटमेंट से हम और क्लियर कर पाएंगे चीजें। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी नॉट ऑन द सेम बॉडी, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। ठीक, कुछ और ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। Thus, according to the Newtonian mechanics or the Newtonian approach, the force never occurs singly in nature. पहली चीज कि फोर्स सिंगली कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, देर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन implied in the third law. ठीक, द तीसरी, द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि भाई एक फोर्स आपने अभी लगाया, दूसरा फोर्स उसके बाद लगेगा। जो मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़ रहा था आपको
वो सवाल क्या था कि पहले एक्शन लग रहा है या रिएक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ लगेंगे, इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट, जैसे ही आप एक को जनरेट करेंगे तभी दूसरा जनरेट हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पर ये कहना कि ये एक्शन फोर्स है या रिएक्शन फोर्स है, वो ठीक नहीं है। कोई भी फोर्स एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है ना। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, कि जो इस स्लाइड में हम पढ़ रहे थे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि दो एक फोर्स के साथ दूसरा फोर्स जनरेट होता है जो उसके अपोजिट होता है लेकिन इक्वल ही मैग्नीट्यूड का होता है। एक फोर्स दूसरी बॉडी पर लगता है, दूसरा फोर्स उस दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाती है। ठीक, ये दूसरी बात। दोनों फोर्स एक साथ जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पहले होगा दूसरा बाद में हो जाएगा। तीसरी चीज, चल अब इसको और एग्जाम्पल के से हम समझते हैं कि क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल हमेशा देखा ही है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक बुक है और बुक हमने बुक टेबल पर रखी हुई है, तो उसका जो हम रिएक्शन हमेशा पढ़ते हैं और उसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या कह देते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपके लिए। एक मंकी है जो यहाँ पर कूद रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे जाता जा रहा है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तब भी ना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, mg। तब भी इस पे mg फोर्स काम कर रहा है। तो जब ये फोर्स mg इस पे काम कर रहा है और उसी का रिएक्शन फोर्स है mg, तो उसके वो तो टेबल हो या ना हो तब भी रिएक्शन फोर्स उस पे काम करेगा। तो जब ये बंदर या मंकी इस टेबल पर आ जाता है तब रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो तो तभी आएगा ना कि जब इसके ऊपर रखा होता है। लेकिन ये फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है वो तो केवल mg यहां पर था तब भी लगना चाहिए था, है ना। ये दो एग्जांपल अगर हम देखें कि यहां पर अगर हम देखते हैं जब ये टेबल नहीं है तब भी इस पर mg फोर्स काम करेगा नीचे की ओर। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि जो mg अगर कोई एक फोर्स जनरेट हो रहा है और जो बॉडी उस पर फोर्स लगा रही है, मीन्स यहाँ पर इसके पर अर्थ वो फोर्स लगा रही है, तो एक mg दूसरा लगेगा इसके ऊपर। बात क्लियर है ना। तो जब ये फोर्स रिएक्शन फोर्स आ रहा है, मीन्स ये इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। फोर्स लग रहा है, ये बात सही है कि ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो इस ही mg के कारण हो रहा है, लेकिन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो mg लग रहा था वो तो तब भी लग रहा है जब ये हवा में है, ये टेबल नहीं है तब भी। तो बात समझने वाली ये है कि ये जो रिएक्शन फोर्स है फ्रिक्शन के कारण है, और ये हमें पता है कि वो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली इसके मास से रिलेटेड है और ये इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये इसके ऊपर बुक वाला एग्जांपल है, या तो क्या ये बॉडी इस पर जो mg एक फोर्स काम कर रहा है वो अर्थ की वजह से कर रहा है, तो उसका अर्थ रिएक्शन फोर्स यहाँ पर है। मीन्स ये बंदर या ये जो भी चीज इस पे मास बॉडी रखी हुई है वो अर्थ पर इतना फोर्स लगा रहा होगा और अर्थ इस पर mg, और रिएक्शन फोर्स के फिर कि जो रिएक्शन फोर्स के कारण इस पर ये फोर्स mg लग रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो एक फोर्स काम कर रहा होगा वो उसका रिएक्शन फोर्स होगा बेसिकली, जो कहीं ना कहीं इसके मास के कारण वो एक दोनों एक से रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पर चार फोर्स है। पहला जो अर्थ इस पर लगा रही है उसके अपोजिट फोर्स, और दूसरा जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके कारण ये टेबल पे लगा रहा है। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, पहला सिस्टम मंकी एंड अर्थ है जो यहाँ पर भी हमेशा है, और दूसरा मंकी एंड टेबल है जो ये सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन। तो हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि रिएक्शन ऐसे ही हम कहाँ पर देखते हैं, जब हम उत्प्लवन बल की बात करते हैं ना, तो वहां पर भी हम देखते हैं, लेकिन वो जो रिएक्शन फोर्स है उसका रिएक्शन फोर्स दूसरा होगा, है ना। ये अलग बात है कि वो उसके मास के बराबर ही होता है, लेकिन वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की एक्सप्लेनेशन नहीं है।
कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस कर ली, वो यहाँ हम लिख देते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी बाय द अर्थ, सो रिएक्शन फोर्स ऑन द अर्थ बाय द बॉडी, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑलवेज द सेम। आई थिंक मैंने जितना कुछ आपको पढ़ाया वो आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूटन्स के तीनों लॉज की क्या स्टोरी थी, है ना। लेकिन एक सवाल के साथ मैं फिर आपको छोड़ देता हूं कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, है ना, तब उसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? क्या वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन है, या फिर जो वो फोर्स लग रहा है वो इसके स्प्रिंग एफ माइनस के एक्स जो लगाते हैं वो है ना, या फिर रिएक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा? ठीक, ये आप देखिएगा और आगे फिर बताइएगा मुझे अगले सेक्शन में कि क्या होगा। तो फाइनली समरी की तरफ आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जो हम 3 सवालों के साथ हमने कहानी शुरू की थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। पहली रेंज ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही हैं, फिजिकल कांस्टेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहे हैं, कौन से कांस्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट हैं, कैसे उनसे रिलेट कर सकते हैं हम। दूसरी चीज, द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, कि न्यूटन्स लॉ क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं, क्या हमारी सोसाइटी में है, क्या है ना। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े। और 2 इन्फॉर्मेशन और हैं अभी अनाउंसमेंट, वो आप देख लीजिए। अगला सेशन जो होगा वो हमारा इवनिंग में होगा, सेम टाइम लिखा है लेकिन सेम बुक जो इसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इवनिंग में करने वाले हैं 6:30 पे, ठीक है। टुडे इवनिंग में हम क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूटन्स लॉ को और एक्सप्लेन करेंगे और इनके ऑब्जर्वेशंस को, तो जरूर आप देखिए इसी चैनल पर। और लास्ट में, अगर आपका वही पुराना सपना जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और वो सपना है CSIR नेट फिजिकल साइंस, उस सपने को पूरा करने के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़िए। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, JKR10। और आप जब ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप देखेंगे कि ये मात्र 25 रुपए पर दिन के हिसाब से पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 25 रुपए पर डे कितना खर्चा होगा आपका, है ना। इतना तो आने जाने में कहीं पे लग जाता है। और आयनिक की तरफ जाते हैं तो वो 58 है। फिर वही ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो मेरे कोर्स के साथ साथ आप ये वाला कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं, मैम का कर सकते हैं, या